नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी कुशल मंगल होंगे इस आशा के साथ आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ धान की नर्सरी के लिए विभिन्न टॉपिकों पर चर्चा। जो वैज्ञानिक तरीके से जो वैज्ञानिक रिकमेंड करते हैं, अनुसंधानकर्ता रिकमेंड करते हैं, उन सब बातों को क्या है उचित समय, कितने तापमान पर नर्सरी का जर्मिनेशन सर्वाधिक होता है, वो सब बातों की चर्चा करने वाले हैं। कौन सी मृदा का चयन करना चाहिए, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बीज, कौन से बीज का चयन करना चाहिए, बीजों के चयन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। सीधी बिजाई वाली विधि की भी कुछ चर्चा करेंगे। इसके साथ हाइब्रिड बीजों को किस तरह से नर्सरी के लिए तैयार करना चाहिए, उसकी चर्चा के साथ साथ बीज के शोधन और नर्सरी की बुवाई तक जो आपका बकानी रोग आजकल बड़ा प्रकोप दिखाई दे रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो इन सब बातों के लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होकर ये होने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी मैं गत वर्ष भी धान की नर्सरी पर आपको बहुत बढ़िया और उचित जानकारी दे चुका हूँ। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। कुछ कमियां या कुछ सुधार समय के अनुसार होते हैं, इस वजह से मुझे दोबारा वीडियो देने की आवश्यकता पड़ी। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले एक निवेदन, जो भी नए किसान भाई हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें। इससे क्या होगा कि अब हम एक पूरी सीरीज चलाएंगे, आपकी पूरी धान की खेती को हार्वेस्टिंग तक संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं समय समय पर। और आपको वो वीडियो इस आलू की फसल के बीच में हर स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या करना है, उन सब की जानकारी लेकर के पूरी सीरीज चलाने वाला हूं। तो इसी चरण में आज पहला चरण है और उसमें हम करेंगे केवल नर्सरी की बात। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि धान की नर्सरी लगाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। हालांकि किसान भाइयों, नर्सरी जब लगाई जाती है जब मौसम का तापमान सर्वाधिक होता है, यानी कि जो उचित समय है वो 15 मई से लेकर के 15 जून तक का एक महीने का समय होता है। लेकिन इसके अलावा जो हमें देखने वाली बात यह है कि जब 15 जून के यानी 15 मई के से लेकर के 30 मई तक हमने देखा कि तापमान 48, 49, 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। तो इस तापमान में आप नर्सरी लगाएंगे तो नर्सरी पनप नहीं पाएगी, उसका अंकुरण भली भांति नहीं हो पाएगा। तो ये समय नर्सरी का नहीं था। अब तापमान में जैसे ही हल्की फुल्की बारिश होती है, मौसम अनुकूल होता है, तो तापमान में गिरावट होती है। यानी जो नर्सरी के लिए उचित तापमान में है वो 35 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस का सबसे उचित तापमान होता है। यानी वैसे 30-32 डिग्री सेल्सियस पे भी हम नर्सरी लग जाती है, लेकिन इस समय 30-32 कहाँ से मिलेगा। तो जो अब लेकिन जब तापमान 48-50 होता है, तब भी हम विभिन्न उपायों के द्वारा हम नर्सरी की रक्षा कर सकते हैं। ऐसे समय में हमें नर्सरी ऐसी जगह लगानी चाहिए जहाँ कम से कम खुली धूप आती हो, यानी कि नहर के किनारे वाले क्षेत्र हम यूज कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करें उचित समय की, तो उचित समय मई का आखिरी सप्ताह से लेकर के 15 जून का है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अब नर्सरी का समय आप कह सकते हैं जब तापमान 45 से नीचे उतरेगा तब नर्सरी का उचित समय होगा। यानी कि अभी आपके पास नर्सरी लगाने का उचित समय आने वाला है, या कहीं कहीं आपका आ चुका है। जहाँ थोड़ी बहुत बारिश हो गई है वहाँ तापमान कंट्रोल में है। दूसरा टॉपिक जो है वो मृदा को लेकर के होता है सबसे ज़्यादा। खेत में जब हम पौध लगाते हैं तो वहाँ हमारी भूमि भिन्न हो सकती है, लेकिन नर्सरी लगाने के लिए किसान भाइयों हमने खुद अनुभव किया हुआ है। और अगर आपके आसपास कोई नहर है, बम्बा है, यानी कि जो प्राकृतिक जल स्रोत का पानी आ रहा है, उस पानी का स्रोत है, उसके पास वाली ज़मीन में नर्सरी लगाने के बाद उसकी जब पौधा आप किसी भी भूमि में लगाते हैं तो इतनी तेज़ी के साथ वृद्धि होती है, फुटाव ज़बरदस्त आता है और पौधे में रोग आने की संभावना न्यूनतम हो जाती है। हालांकि अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी जो है दोमट होनी चाहिए, भारी मिट्टी होनी चाहिए, चिकनी मिट्टी होनी चाहिए और अत्यधिक जल धारण क्षमता युक्त मिट्टी होनी चाहिए। बलुई मिट्टी का कतई प्रयोग न करें। तो ये हो गई मिट्टी की बात। सामान्य तरह से मैंने बता दें, नदी के किनारा हो सकता है, नहर का किनारा हो सकता है, बम्बा का किनारा हो सकता है, कोई नहर की नाली जहाँ से गुजरती हो वो किनारा हो सकता है, नमी वाले स्थान हो सकते हैं। अब आपके दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है वो है किसान भाइयों बीज का चयन।
कौन से बीज का चयन करना चाहिए। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं अगर आपको बीज की प्रजाति अभी बता दूं तो वो हर क्षेत्र के लिए उचित नहीं होती। बीज का चयन हम अपने क्षेत्र के अनुसार चयन करेंगे, जो और दूसरा हम अपनी आवश्यकता के अनुसार चयन करेंगे। जो प्रजातियां हैं जो सरकार या अनुसंधान केंद्रों ने रिकमेंड की हुई हैं, उन सब में अगर उनकी बात करें तो सबसे इनको 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म वाली विधि जो है वो 110 से 115 दिन की होती है। इसको पानी की भी कम आवश्यकता होती है, यानी कि कम पानी वाले क्षेत्रों में भी इसको भली भांति तरीके से इस फसल को किया जा सकता है। इसकी हम जो रिकमेंडेड वैरायटी हैं जो गवर्नमेंट अनुसंधान केंद्रों द्वारा, वो सरयू 4 है, PNR 381 है, PNR 361 है। ये इनका उत्पादन अपेक्षाकृत जो लंबी अवधि की फसलें होती हैं उनसे कम होता है, लेकिन चूंकि इनको समय कम होता है, हमें अगली फसल की तैयारी करनी होती है, तो इन फसलों का हम प्रयोग कर सकते हैं। जो दूसरा टर्म है वो है मध्यम अवधि की फसलें। उनमें 130 दिन के आसपास की फसल होती है। उसमें सरयू 52 है, पीत 10 है, पंत 12 है और इसके अलावा हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं। इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। और एक ऐसी वैरायटी जो हमें धान के बाद गेहूं ही कर रहे हैं, जो आलू किसानों के लिए रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन इसमें एक तो ये श्रेष्ठ वैरायटियाँ हैं और पानी बहुतायत से चाहिए इनके लिए, और इसके बाद ये थोड़ा सा लंबे समय पर लेती हैं पकने में और उत्पादन बेहतरीन देती हैं। ये वैरायटियाँ जो 150 से 160 दिन की होती हैं। इसमें स्वर्णा है, स्वर्णा सब्बन, ये सुगंधा है, स्वर्णा मंसूरी है, सांबा मंसूरी है। ये जातियाँ जो हैं ये इनका उत्पादन बेहतरीन होता है, सर्वाधिक उत्पादन होता है। लेकिन ये इनके बाद हम आलू की फसल नहीं कर सकते, क्योंकि ये नवंबर तक चली जाती हैं। इनका जो है, अब अगर बुआई करेंगे तो आप समझ लें 150 दिन 160 दिन, तो ये जो है 4-5 महीने तक पहुंच जाती हैं। तो आप लगाएंगे, अगर हम इसकी जुलाई में अगर इनका रोपण करते हैं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में लास्ट में जाकर के इनका जो है हार्वेस्टिंग होती है, तो दिसंबर में हम सिर्फ गेहूं की फसल इसमें बुवाई कर सकते हैं, लेकिन इनका बेहतरीन उत्पादन होता है। अगर हम इसके अलावा बहुत सारी हाइब्रिड किस्में हैं। अगर हम हाइब्रिड किस्मों की बात करें तो हमारे पंत पूसा के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बताया कि पूसा बासमती 1979 1979 और पूसा बासमती 1985, ये ऐसी अच्छी किस्मों की द्वारा विकसित वैरायटियाँ पैदा की गई हैं जो इनको सीधी बिजाई भी की जा सकती है। और दूसरा, अगर हम बात करें इनके पुराने नामों की, तो 1509 जो किस्म हुआ करती थी, जिसको बहुतायत से आलू किसान प्रयोग में लाया करते थे, उसको कन्वर्ट करके अब 1985 कर दिया गया है। और 1121 जो होती थी, सबसे 1121 बहुत फेमस किस्म है और बहुत बड़े क्षेत्रफल में उगाई जाती है। ये न केवल उगाने के हिसाब से बल्कि निर्यात के हिसाब से भी सबसे फेमस फसल है। इसका उत्पादन और जो है लोकप्रिय फसल है। इसको विकसित करके 1979 में कन्वर्ट कर दिया गया किसान भाइयों। और इनकी सीधी बिजाई भी हरियाणा में काफ़ी क्षेत्रफल में इसकी सीधी बिजाई करते हैं किसान, और इनके लिए सीधी बिजाई बड़े आराम से की जा सकती है और कम पानी की आवश्यकता होती है। तो आप, क्योंकि जो कम पानी वाले क्षेत्र हैं और सरकार भी इसको बहुत पूरी ताकत से आपको रिकमेंड कर रही है, तो इसको आप सीधी बिजाई करके पानी की बचत कर सकते हैं और समय की भी बचत कर सकते हैं। इसके साथ साथ लागत में भी बहुत बड़ी बचत आपकी इन दोनों किस्मों को करने के साथ हो जाएगी। तो ये थी दोस्तों आलू की, ये मतलब धान की किस्में, इनकी सीधी बिजाई की जा सकती है। इसके साथ साथ एक और बात मैं आपको बता दूं, इन दोनों किस्मों के परीक्षण हर्बिसाइड, यानी कि जो सबसे बड़ी समस्या सीधी बिजाई में किसानों को आती है वो आती है खरपतवार की, कि जैसे ही सीधी बिजाई करते बहुत सारी खरपतवार हो जाती है, तो वहाँ पर फिर लेबर का खर्चा या खरपतवार की वजह से जो फसलें हैं वो दब जाती हैं, खरपतवार बहुत ज़्यादा जोर कर जाती है, तो उस पर ये प्रयोग हो रहे हैं। और ये दोनों किस्में खरपतवार रोधी भी साबित हुई हैं, यानी कि इन दोनों किस्मों में खरपतवार नहीं होता है, या होता है तो उसका असर इन पर न्यूनतम होता है। ये तो अभी नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं होता, लेकिन न्यूनतम हम आप कह सकते हैं। तो ये एक आपका सबसे बड़ा जो बीज का मैटर था। उसके अलावा आप अपने क्षेत्र के दुकानदार से, जो भी अच्छे आपके भरोसेमंद दुकानदार हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। और क्षेत्र के जो सभी किसान
को के द्वारा जो कंपनी प्रतिनिधि और अपने क्षेत्र के कृषि वैज्ञानिक, कृषि अधिकारी जो रिकमेंड करते हैं, उनसे संपर्क करके जो आपके क्षेत्र में किस्में रिकमेंड की जाती हैं उनका ही प्रयोग करें। आप किसी भी YouTube चैनल से देख करके कि ये फलानी उसका उत्पादन ज़्यादा है, उसका उत्पादन कम है, वो शॉर्ट टर्म है, वो लॉन्ग टर्म है, एकदम से निर्णय न लें। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज्ञानी बैठे हुए किसान भाइयों, आप अपने विवेक का पूरी तरह से प्रयोग करें, आपके क्षेत्र के हिसाब से किस्मों का चयन करें, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बाद कुछ प्रजातियाँ ऊसर क्षेत्र के यानी बहुत कम पानी के लिए, वो नरेंद्र ऊसर 1 से 5, 1, 2, 3, 4, 5 किस्में हैं, और CSIR 10 से लेकर के CSIR 8 ये ऊसर प्रजाति, इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब अगला बिंदु आता है किसान भाइयों, बीज का शोधन। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि कुछ ऐसे रोग हैं जो नर्सरी में अगर हम उन सावधानी बरतें और नर्सरी निरोगी पैदा करें तो वो आगे जा कर के जब हम इसको फसल लगाते हैं वहाँ पर कोई भी रोग नहीं आएगा, या हम कह सकते हैं कि हम 70 से 80% बचत कर सकते हैं, रोगों से सुरक्षा कर सकते हैं। तो नर्सरी लगाने के लिए जिस भूमि में आपको नर्सरी लगानी है उसका शोधन करना बहुत आवश्यक है। अगर आपने भूमि जनित रोगों से निजात पाना है तो भूमि का शोधन अति आवश्यक है। इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप जितनी क्षेत्रफल में धान की बिजाई करना चाहते हैं उसकी 10% भूमि का नर्सरी के लिए चयन कर लें। भूमि में गहरी जुताई कर दें। गहरी जुताई करने के बाद उसको 2-4 दिन खुला जरूर छोड़ें गर्मी में जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है। अगर इसको आप 10-15 दिन पहले कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर समय नहीं है तो 2-4 दिन पहले आप कर सकते हैं। और 10-15 दिन अगर आपके पास समय है तो पहले उसके अंदर पानी भर के छोड़ दीजिए। पानी भर के छोड़ने के बाद उसकी गहरी जुताई करके उसको खुला छोड़ दीजिए। उसके बाद आप उस भूमि में उसको निमेटोड्स वगैरह से निजात पाने के लिए अगर आप जैविक शोधन करना चाहते हैं तो जैविक शोधन के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी और ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम, ये 2 ट्राइकोडर्मा की वैरायटियां हैं। इनका 1-1 किलो मतलब आप ले सकते हैं 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और या एक ही ले लें, ट्राइकोडर्मा विरिडी अथवा ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम ले लें, 1 किलो प्रति एकड़। ये आपको पहले से ही तैयार करना होगा और कोशिश ये करें कि ये 15-20 दिन पहले गोबर की सड़ी गली बिल्कुल खाद में मिला करके, और उसके अंदर अगर आप जो 1 किलो ले रहे हैं तो उसमें कम से कम 200 ग्राम गुड़ और गुड़ का पानी मिला करके उस पर डाल दें और अच्छी तरह आप उस गोबरी खाद में इसको मिला करके 10-15 दिन छोड़ दें। छायादार स्थानों पर रखें, नमी बनाए रखें, क्योंकि पानी आपको छिड़कते रहना होगा। नीम के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे अगर रखते हैं तो बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। अगर आपके पास इस समय सड़ी गली गोबर की खाद नहीं है तो आप कंपोस्ट भी ले सकते हैं, केंचुआ खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसमें मिला करके आप छोड़ दें। ये भी नहीं है आप तो आप सरसों की खली का भी प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। सरसों की खली को 24 घंटे पहले गला करके उसको छोड़ दें। जब वो पूरी तरह से गल जाए तब उसके अंदर 200 ग्राम गुड़ के साथ 1 किलो ट्राइकोडर्मा विरिडी या हार्जेनियम मिला करके और उसको छोड़ दें। बहुत ज़्यादा गीला न रखें, एक ड्रम में रखा रहने दें। और ये लेकिन ये 48 घंटे पहले वाला मामला है, 24 से 48 घंटे पहले करना है। अगर सरसों की खली में आप करते हैं तो गोबर की खाद में 10 से 15 दिन पहले करना है। तो इसको करने के बाद ये जो है भूमि के अंदर जो मिट्टी जो आपने चयन की है अंतिम जुताई में, वहाँ पर इसमें जब आप नर्सरी लगाना चाहते हैं उससे 24 से 48 घंटे पहले आप अंतिम जुताई करेंगे, उस समय आपको ये मिलाना है मिट्टी के अंदर। ये रहा आपका, ये अगर इनको मिला देंगे तो भूमि का शोधन हो जाएगा। अगर आपकी भूमि में निमेटोड्स वगैरह हैं, सुंडी वगैरह है, आप उसके लिए अगर आप रासायनिक प्रयोग करते हैं तो रसायन में आप इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप रसायन का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप 10,000 ppm का नीम ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं, ये सीड के साथ कर सकते हैं इसको। अगर आप इसमें वो भी नहीं करते हैं, अगर आप बायोपेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं तो आप यहाँ पर ले सकते हैं स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस। इसके लिए आप मेरा एक वीडियो बायोपेस्टिसाइड 1, 2, 3 करके मैंने 3 वीडियो दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वो जरूर एक बात देख लें। उनका प्रयोग आप आलू की फसल में भी कर सकते हैं, धान की फसल में भी बिजाई से पहले कर सकते हैं, नर्सरी में भी कर सकते हैं। यानी वो भूमि शोधन के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका मैं हर साल प्रयोग करता हूँ और बहुत ठीक ठाक उसका लाभ भी है। तो आप वो वीडियो जरूर देख लें। तो उस तरह से आप पहले भूमि का शोधन कर लें।
बीज की मात्रा की किसान भाइयों, तो इसके लिए आपको अपने क्षेत्र के जो आप जिस कंपनी का बीज खरीद रहे हैं उसके प्रतिनिधि से सलाह लेना आवश्यक है। क्योंकि यहाँ पर जो बीज की मात्रा की बात करें तो अगर आप छिटकमा विधि जो पुरानी विधि है हम उससे अगर बीज बोते हैं तो 40 केजी प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। अगर हम सीधी बिजाई करते हैं तो 30 केजी प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। अगर हम रोपण विधि पौधरोपण विधि से करते हैं तो 12 से 16 केजी प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। और अगर हम संकर किस्मों की बिजाई कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने वही बात कही, प्रतिनिधि से आपकी चर्चा करना आवश्यक है। तो संकर किस्म में जो आवश्यकता है वो केवल 5 से 6 केजी प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। दोस्तों इसमें भी एक जो वैज्ञानिक पद्धति है श्री विधि से अगर आप रोपण करते हैं तो यहाँ पर सबसे कम बीज की आवश्यकता होती है, वो मात्र 2 केजी प्रति एकड़ में ही आपकी बिजाई संभव हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कृषि विशेषज्ञों से या जो आपके कंपनी प्रतिनिधि हैं उनसे, जिससे भी आप बीज ले रहे हैं, वहाँ थोड़ी सी आपको सलाह लेना आवश्यक है। अपने क्षेत्र के हिसाब से आप बीज की मात्रा का चयन करेंगे। अब हम बात करते हैं कि बीज का शोधन, ये बहुत ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। और बीज का शोधन आप कर लेते हैं अगर सही तरीके से तो काफ़ी मात्रा में कई प्रकार के रोगों से बचाया जा सकता है। जिस तरह से भूमि का शोधन करके हम भूमि जनित रोगों से बच सकते हैं, इसी तरह अगर हम बीज का शोधन करेंगे तो जो धान की फसल में जड़ गलन है और जड़ गलन के अलावा निमिटोड्स लगते हैं तो बीज में भी शोधन करना आवश्यक है, उन निमिटोड से भी बचा सकते। बकानी रोग आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, बकानी रोग से बचाया जा सकता है। और भी विभिन्न प्रकार के फंगस जनित रोग और आपके बैक्टीरिया जनित रोग, वायरस जनित रोगों से बचा जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता है बीज शोधन के लिए अगर हम सबसे पहले बात करें तो आप इसका जो धान के बीज हैं, जितना भी आपने बीज लिया है उस बीज को प्रति केजी बीज के हिसाब से आप 20 लीटर पानी का प्रयोग करेंगे और उस 20 लीटर पानी में 100 ग्राम नमक डाल देंगे और उसमें सबसे पहले आप बीज को डाल देंगे। ये नमक डालना इसलिए आवश्यक है कि नमक जो है पानी के घनत्व को इस तरह का कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे कि आपके जो थोथे या अनुपयोगी या आप कह सकते हैं कि हल्के बीज जिसके अंदर जो बाद में जाकर के फिर रोगों का कारण बनते हैं वो ऊपर निथर आते हैं, उसको निथार करके अलग कर दिया जाता है। इससे क्या होगा, इससे आपको खराब क्वालिटी के बीज अलग हो जाएंगे और बढ़िया बेहतरीन क्वालिटी के बीज आपको जो है मिलेंगे, जिससे अच्छे पौधे तैयार होंगे। अब इसके बाद जब नमक के पानी से उनको बीजों को निकाल लिया जाए तो उस पानी का प्रयोग आप दूसरे फिर दोबारा से अगर आपके ज़्यादा बीज का शोधन करना है तो उसको डाल करके फिर उसको निकाल लेंगे। इस तरह से आपने नमक के पानी से एक बार बीज को निथार करके अलग कर लिया है। अब इस पानी को आप अलग कर देंगे और इनको 2 से 3 बार बढ़िया साफ़ सुथरे पानी से, ठंडे पानी से धो लेंगे। और धोने के बाद आप 3 ग्राम कार्बनडाजिम ले सकते हैं या थीरम ले सकते हैं। ये प्रति केजी बीज में आप मिला करके और इसको जो है आप जो है रख देंगे। उसके बाद आप इसमें बैक्टीरियल ब्लाइट एक डिसीज़ आती है, उससे बचाव के लिए इसके अंदर एंटीबायोटिक यानी जो भी बैक्टीरिया जनित हैं या वायरस जनित रोग हैं, हालांकि वायरस सीड के अंदर है तो उसको कोई रोका नहीं जा सकता, भूमि के अंदर है तो इस बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन आपने भूमि शोधन किया है, उसके बाद आप बीज शोधन करते हैं तो काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। तो यहाँ पर आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एंटीबायोटिक मिलाएंगे और इसका एक पैकेट 25 केजी बीज के लिए जो है पर्याप्त होता है। तो आप अपने हिसाब से देख लें, थोड़ा इसमें कम या ज़्यादा थोड़ा होने से कोई ऐसी नुकसान वाली बात नहीं है, तो आप उसमें डाल करके उसको अच्छी तरह मिक्स कर दें। अब आपको जो है इसके अलावा एक और समस्या आती है कि जहाँ कहीं निमिटोड्स लग जाते हैं या दीमक लग जाती है या और जो है आप सुंडी लग जाती है, उससे बचाव के लिए आपको 5 से 8 ml प्रति केजी बीज के लिए इमिडाक्लोरोपिड का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये तो था रासायनिक शोधन किसान भाइयों। अगर हम जैविक उपचार करना चाहें तो यहाँ पर भी हम ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम 10 ml प्रति 1 केजी बीज के लिए और इसको डाल करके और फिर इसमें भिगो करके इसको जो है 8 से 10 घंटे के लिए रखा जा सकता है, मैक्सिमम 12 घंटे। और अगर पुरानी किस्में हैं तो आप 20 घंटे तक रखा जा सकता है, लेकिन 12 से आजकल हाइब्रिड का सब प्रयोग करते हैं तो हाइब्रिड को 8 से 10 घंटे पर्याप्त होते हैं हाइब्रिड किस्मों के लिए। इसको भिगो के रखते हैं।
कि मेरा मानना ये है पर्सनली कि स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस और ट्राइकोडर्मा विडी दोनों को एक साथ कभी नहीं मिलाना चाहिए। इसलिए मैं यही सलाह देता हूं कि केवल एक बार में एक का प्रयोग करें। स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस का प्रयोग आप भूमि में कर लें और ट्राइकोडर्मा विडी का प्रयोग यहाँ पर कर लें। और आप 1 से 2 ml नीम ऑयल का प्रयोग भी आप कर सकते हैं इस पानी के अंदर डाल के करके, तो उससे आप ये जैविक उपचार हो गया। अब आप जैविक उपचार करने के बाद अब आप इसको जो है बोरी से ढक करके 24 से 48 घंटे के लिए रख देंगे। ध्यान रहे आपको देखता रहना है, नमी बनाए रखनी है, धूप बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। और इसमें ये देखना है कि हल्का जर्मिनेशन, यानी केवल आपको ये दिखाई देगा कि बीज का मुंह फूटने लगा है और हल्का जर्मिनेशन हुआ है, बस उतना। जैसे ही जर्मिनेशन हो जाए इसको बोरों को लगा के अलग कर देना है और इसके अंदर पुनः थोड़ी थोड़ी मात्रा में इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड और एंटीबायोटिक मिला करके और बुवाई के लिए आपको तैयार कर देना है। अब आता है कि क्यारी की तैयारी। अब आप यहाँ पर आप क्यारी की तैयारी करेंगे तो जब बनाएंगे तो क्यारी खेत के साइज से और अपने साइज ज़रूरत के हिसाब से बना लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ज़्यादा लंबी चौड़ी क्यारी न बनाए, छोटी छोटी क्यारी बनाए। 2 मीटर चौड़ी और 5-6 मीटर जो है लंबी क्यारी बनाए। और 1 एकड़ के लिए 100 स्क्वायर मीटर का भूमि का आप, कुछ लोगों का कहना था कि आप स्क्वायर मीटर बताएं, तो 100 स्क्वायर मीटर भूमि का पर्याप्त होती है। इसके क्यारी बनाने के बाद ऊपर से समतल करने के बाद क्यारी से नीची साइड में नाली जरूर बना दें, क्योंकि जब तापमान ज़्यादा बढ़ेगा तो हमें क्यारी का पानी को नालियों में निकालना पड़ेगा। ये सावधानी रखनी होती है। तो इसके लिए आपको चारों तरफ नालियाँ बनानी है। अब खाद अगर आप डालना चाहते हो तो अंतिम जुताई में ही आपको डीएपी का प्रयोग कर लेना है। और डीएपी अगर आपने 20 बिस्वा भूमि ली है, 1 एकड़ के लिए आप 20 बिस्वा भूमि लेंगे या तो उसमें आपको केवल 2.5 से 3 kg डीएपी का प्रयोग करना है। और यहाँ बुवाई से पहले यूरिया का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। सरसों की खली कूट करके 2 किलो सरसों की खली आप डाल सकते हैं। और आप कंपोस्ट खाद का प्रयोग 2 से 3 kg कंपोस्ट खाद का प्रयोग भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आप 24 से 48 घंटे पहले पानी भर के रख देंगे। और शाम के समय जब तापमान को उपयुक्त हो, आपका तापमान कम हो, तब आप शाम के समय बिजाई करेंगे। और बिजाई करने से पहले अगर सुबह का पानी भरा हुआ है तो उस पानी को पूरे को निकाल देंगे और ताज़ा पानी भरेंगे और छिड़काव विधि से उसके अंदर आप बीज डाल देंगे। बीज डालने के बाद आप ऊपर से 2 से 3 किलो कंपोस्ट खाद डाल देंगे या गोबर की सड़ी गली खाद ट्राइकोडर्मा मिली हुई भी आप डाल सकते हैं। ये डालने के बाद आपको आपकी जो नर्सरी तैयार है उसके 6 से 7 दिन बाद आप इसमें उर्वरकों का प्रयोग करेंगे। चूँकि इसमें ज़्यादातर एक ही जो कमी आती है उर्वरक की, जिंक की, तो उसके लिए 200 ग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग 20 बिस्वा भूमि के लिए पर्याप्त होता है। ये कर लेंगे। और इसमें आप 1 kg यूरिया मिला करके आप छिड़काव विधि से डाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर जैविक में भी थोड़ा सा आपको प्रयोग करना है तो 1 kg सरसों की खली 200 ग्राम गुड़ डाल करके आप उसको 24 से 48 घंटे पहले पानी में घोल लें। और इसमें 150 ग्राम चूना ले करके उसका पानी मिला करके और ऊपर उसके पानी के साथ उसमें डाल दें। आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से आपकी नर्सरी तैयार हो रही है। और उसके बाद अगर कोई रोग वगैरह या कुछ पीलापन दिखाई देता है उसके लिए हम अलग आपको वीडियो देने वाले हैं। तो यहाँ केवल नर्सरी की बुवाई और 1 हफ्ते बाद का जो पोषण है इसके लिए आपकी जानकारी पर्याप्त है। फिर भी किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं अगले वीडियो में उसका समाधान करने का प्रयास करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।